Good morning students. We will discuss in last video about capacitance of a conductor. What is the capacitance of a conductor? The capacity of charge receiving by a conductor is called its capacitance. What is the formula of capacitance? The ratio of charge received by conductor and increment in potential is called capacitance of a conductor. Now we will discuss a new topic. What is this? Capacitance of an isolated spherical conductor. तो ये हमारे पास क्या है? एक आइसोलेटेड वो होता है कंडक्टर जो अपने सराउंडिंग के साथ कांटेक्ट में नहीं होता है। तो हमारे पास ये एक कंडक्टिंग स्फीयर है और जिसको क्या चार्ज दिया गया है? क्यू चार्ज दिया गया है। जब इसको चार्ज नहीं दिया गया था तब इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना था? 0। और यदि इसे चार्ज क्यू दें तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में पढ़ा था कि कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस पर पोटेंशियल होता है V = KQ/R। तो हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर ए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस R व्हेन वी गिविंग ए चार्ज Q then its potential on its surface V = KQ/R। ये क्या है? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर फॉर फ्री स्पेस या वैक्यूम और एयर क्या होगा? K = 1/4πε0। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q/R फॉर वैक्यूम और एयर। इज फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर C = Q/V receiving charge by capacitor and increment in potential। ठीक, C Q की वैल्यू Q है, V की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें Q/4πε0 R। Q से Q कैंसिल हो जाएगा तो C = 4πε0 R। ये क्या है? Capacitance of a spherical conductor when it's placed in air or vacuum. What is this? This is the formula of electrical capacitance of a charged spherical conductor when it's placed in vacuum or air. If spherical conductor placed in a medium of dielectric constant εr, then its capacity Cm = 4πε0 εr और R। मैंने बताया था कि जब आपका वैक्यूम और एयर का फॉर्मूला हो दे रखा हो और आपको मीडियम वाला निकालना है तो आपको करना क्या है? ε0 के साथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई और कर देना है। तो ये किसमें हो गया? कैपेसिटी इन मीडियम। When we divide equation 2 by equation 1 we get Cm/C = εr। अर्थात कैपेसिटी इन मीडियम रेशो विद कैपेसिटी इन वैक्यूम इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या Cm = εrC। अर्थात मीडियम में इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस वैक्यूम की इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का εr टाइम होगी। तो ये आपको 1 2 3 ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। यहाँ पर एक चीज और देख रहे हैं कि स्फेरिकल कंडक्टर की जो कैपेसिटेंस है वो इसकी रेडियस के प्रोपोर्शनल होगी। अर्थात C1/C2 = R1/R2। तो हमने देखा कि आपके जो कंडक्टर है उसकी साइज पे भी डिपेंड करेगी। रेडियस बढ़ेगी, कैपेसिटेंस उसी अनुपात में या उसी रेशो में बढ़ जाएगी। एक तो ये बात है। दूसरा, उसके चारों सराउंडिंग मीडियम पर भी डिपेंड करेगी। यदि सराउंडिंग हम मीडियम चेंज करेंगे तो आपकी कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। यदि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम का इंक्रीज होता है तो उसी रेशो में आपकी कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी। तो ये क्या थे आपके फॉर्मूले?
कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। अब एक एग्जाम्पल के द्वारा हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से आपके रेडियस या जो साइज है उसको बढ़ाकर भी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। तो उस पर एक क्वेश्चन के द्वारा हम डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम्पल है, कंसिडर द अर्थ टू बी ए स्फेरिकल कंडक्टर। क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो अर्थ है वो एक कंडक्टर है और वो एक स्फेरिकल है, इसलिए वो एक अच्छा एग्जाम्पल है स्फेरिकल कंडक्टर का जिसकी साइज बहुत बड़ी है। कितनी होती है रेडियस, आपको पता होना चाहिए 6400 किलोमीटर रेडियस होती है। तो अर्थ से बड़ा स्फीयर क्या ले। अब हम ये देखते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसकी कैपेसिटी निकालो, कि उसकी कैपेसिटी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कितनी है। ठीक है, कंडक्टर कैलकुलेट इट्स कैपेसिटर रेडियस ऑफ अर्थ ये दे रखी है 6.4 × 10⁶ मीटर, और हमें पता भी होना चाहिए ये कि 6400 किलोमीटर होती है। इसका सॉल्यूशन देखो, ये क्या है स्फेरिकल कंडक्टर, तो कैपेसिटी कितनी होगी C = 4πε0r। तो C = 4 × 3.14 ε0 की वैल्यू हमें पता है 8.85 × 10⁻12 और R की वैल्यू है 6.4 × 10⁶। इतनी फैराड आ जाएगी। यदि हम इसे सॉल्व करें तो ये आएगा 711 × 10⁻⁻6 फैराड। ठीक, अर्थात आप देखो फील करो इसको 0.000711 फैराड। ठीक, आप देखिए 1 फैराड से भी कितनी कम है किसकी, अर्थ की। अर्थ कितना बड़ा स्फीयर है और इसकी कैपेसिटेंस 1 फैराड कहाँ है। आप देखिए 1 फैराड से तो बहुत कम है। इसलिए इससे हम पता है कि साइज बड़ा, कितना साइज बड़ा है कंडक्टर का, वो ज़्यादा चार्ज रिसीव नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी जो पोटेंशियल है वो तेजी से बढ़ जाता है, उसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ये 10⁻⁶ माइक्रो, तो 711 माइक्रो फैराड। ये आपको सीधा याद भी रखना है कि हमारी अर्थ की कैपेसिटेंस कितनी होती है 711 माइक्रो फैराड। अब आपके मन में क्वेश्चन आ गया कि सर 1 फैराड कैपेसिटेंस हो तो वो आपका स्फीयर कितना बड़ा होना चाहिए। तो उसका क्वेश्चन ले लेते हैं, यदि कैपेसिटेंस 1 फैराड हो तो फिर कितना बड़ा स्फीयर होना चाहिए एयर या वैक्यूम में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर विद कैपेसिटेंस 1 फैराड, कैन यू कीप इट इन योर अलमीरा। देखिए कि हमें उस स्फीयर की रेडियस निकालनी है जिसकी कैपेसिटेंस 1 फैराड है। तो आप क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर C = 4πε0r। दिस मीन्स R = C/4πε0। ठीक, और हमको पता है 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है K × C। K की वैल्यू 9 × 10⁹, C की वैल्यू 1, इतने मीटर। तो कितनी होगी इसकी रेडियस 9 × 10⁹ मीटर। ठीक, तो आप देखिए 9 के आगे आप कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने जीरो लगा दें, इतने मीटर, या इसको किलोमीटर 3 जीरो उठा दो 1 2 3 4 5 6 इतने किलोमीटर। 1 10 100 1000 10,000 लाख और 10 लाख मतलब 90 लाख किलोमीटर। कितना 90 लाख किलोमीटर रेडियस होनी चाहिए उस स्फीयर की।
तो आगे क्या है, कैन यू कीप इट इन योर अलमीरा, क्या आप इसको अपनी अलमीरा में रख सकते हो क्या। ठीक, हम लिखेंगे सिंस रेडियस ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 1400 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। आरी क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। हम लिखेंगे सिंस रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज 1400 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, सो देयर इज नॉट पॉसिबल टू कीप इट इन आवर अलमीरा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक, अर्थात आपके इस स्फीयर की रेडियस कितनी 1400 टाइम्स होनी चाहिए। तो देखिए अभी हमने देखा कि यदि हमें 1 फैरेड भी आपके स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी चाहिए तो उसकी रेडियस कितनी चाहिए, 90 लाख किलोमीटर। इसका मतलब साइज को बहुत इंक्रीज करके कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि कैपेसिटी हम साइज को कितना बढ़ाएं, इसलिए इसका दूसरा तरीका देखते हैं। अब देखिए बच्चों कि हमारे पास एक ये कंडक्टिंग प्लेट है, ये कोई कंडक्टिंग प्लेट है और इसे हमने क्या दिया है, हमने इसे कोई चार्ज सपोज करिए Q चार्ज दिया है, जिससे इसका पोटेंशियल कितना हो गया V। तो गिवन चार्ज टू द कंडक्टर इज Q, इंक्रीमेंट इन पोटेंशियल इज V, देयरफॉर इट्स कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू Q बाई V। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन, इस कंडीशन। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरे कंडक्टर को इसके नियर हम प्लेस कर देते हैं, ऐसा अरेंजमेंट बनाते हैं इसके पास में एक दूसरा कंडक्टर लगा के रख दें। तो देखो क्या होगा, ये तो हमारा वही कंडक्टर था जो है जिस पर चार्ज था, जो भी आपका। ठीक, अब देखिए यदि हम एक दूसरा कंडक्टर यहाँ ले आए तो क्या होगा, पढ़ा था हमने फर्स्ट चैप्टर पहुंचो। यदि किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज के पास लाए तो ड्यू टू इंडक्शन इसमें चार्ज इंड्यूस होगा। ये पॉजिटिव चार्ज इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, और यह कैसे होगा, आपका नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। और ये नेगेटिव चार्ज है, इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज भी इधर ही आ जाएगा। ये जो आपका Q चार्ज था तो पूरा का पूरा चार्ज एक लेयर के रूप में इस साइड में आ गया। तो जो कंडक्टिंग प्लेट थी वो एक लेयर के रूप में आ गया चार्ज, इधर चार्ज नहीं रहेगा। और जितना प्लस Q चार्ज यहाँ है वहाँ नेगेटिव Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, जो हमने पढ़ा था इंडक्शन मेथड में। और ये इधर इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो ड्यू टू इंडक्शन इधर क्या हो जाएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा, ये आपका प्लस Q। अब ये देखो ये माइनस Q चार्ज है वो इस प्लेट के नियर है, किसके कंपैरिजन में, इस प्लस Q चार्ज के कंपैरिजन में। देखो ये जो चार्ज है नेगेटिव, इसके कारण यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल होगा और इसके कारण यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल होगा। सपोज करो इसके कारण पोटेंशियल है आपका V1 और इसके कारण पोटेंशियल है V2, कहाँ पर, इस प्लेट पर। तो आपका टोटल पोटेंशियल सेकंड कंडीशन में कितना हो जाएगा, C इज इक्वल होगा, चार्ज वही आपका Q है, Q पोटेंशियल V डिक्रीज होगा माइनस V1, इंक्रीज होगा प्लस V2, सिंस V1 इज ग्रेटर देन V2, क्योंकि आपका नेगेटिव चार्ज इस प्लेट के नियर है। और पोटेंशियल होता है KQ/R, R अधिक होगी तो पोटेंशियल कम होगा, इसलिए इसके पोटेंशियल में कुछ कमी आई। यदि किसी चार्ज कंडक्टर के पास में अनचार्ज कंडक्टर लेके आए तो इस पर इंडक्शन मेथड से चार्ज इंड्यूस हो गया और ये नेगेटिव चार्ज है, इसने यहाँ पोटेंशियल को डिक्रीज किया, और ये पॉजिटिव चार्ज है, इसने पोटेंशियल को इंक्रीज किया, लेकिन डिक्रीज का मान इंक्रीज से ज़्यादा है। तो नेट रिजल्ट क्या आता है कि इस कंडक्टर पर चार्ज, वो इस कंडक्टर पर चार्ज तो कांस्टेंट है लेकिन पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, और ड्यू टू दिस डिक्रीजिंग ऑफ पोटेंशियल द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज इंक्रीज। तो ये C डैश ले लें। इस कंडीशन में आपके इस पूरे पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, V डैश।
तो सी डैश इक्वल टू क्या हो गया, क्यू अपॉन वी डैश। सिंस वी डैश इज लेस देन वी, देयरफॉर सी डैश इज ग्रेटर देन सी। अतः आपकी कैपेसिटी क्या होगी, और इंक्रीज होगी। हमने इस कैपेसिटर की साइज नहीं बढ़ाई, हमने तो एक कंडक्टर लाके इसके पास रख दिया। लेकिन अब यदि ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, ये पोटेंशियल को इंक्रीज करता है, और पोटेंशियल इंक्रीज होता है तो कैपेसिटी घटती है। अब यदि इस चार्ज को हटा दें, अब आपको पता होगा कि ये चार्ज बाउंड चार्ज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये चार्ज इसके साथ बंध रहा है, और ये चार्ज कैसा चार्ज है, फ्री चार्ज। तो यदि इस कंडक्टर को हम ग्राउंडेड कर दें तो थर्ड कंडीशन क्या होगी, देखो ये तो आपका पहला कंडक्टर जिस पर ये आपका प्लस क्यू चार्ज है, ये आपका दूसरा कंडक्टर जिस पर माइनस क्यू चार्ज है, और इसको ग्राउंड से कर दें, ग्राउंडेड कर दें, तो आपका ये पूरा का पूरा चार्ज का चला गया ग्राउंड में। और थर्ड कंडीशन में आपकी कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, सी डैश इज इक्वल टू क्यू और अपॉन ये क्या हो गया, ये V2 टर्म घट गई, तो V माइनस V1। इंक्रीज नहीं हुआ, केवल डिक्रीज हुआ। उससे क्या होगा, इसको हम यदि V डबल डैश मान लें तो V डबल डैश इज लेस देन V डैश। V डबल डैश की वैल्यू तो V डैश से भी कम है, कम ही क्या, बहुत कम होगी। तो उस कंडीशन में C, इसको हम C डबल डैश ले लें, इसलिए C डबल डैश इज इक्वल टू क्यू अपॉन V डबल डैश, ये हो जाएगा। और C डबल डैश इज वेरी वेरी ग्रेटर देन C डैश, ग्रेटर देन C। तो आप देखो आपके इस कंडक्टर की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो क्या किया हमने, यदि एक चार्ज कंडक्टर के नियर में हम अनचार्ज, पहले क्या था ये अनचार्ज और ग्राउंडेड कंडक्टर रख दें, तो फर्स्ट कंडक्टर की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और ये जो आपका पेयर आ गया चार्ज का, ये आपका कैपेसिटर कहलाता है। यही कैपेसिटर कि यदि एक चार्ज कंडक्टर के नियर अनचार्ज और ग्राउंडेड कंडक्टर रख दें, तो फर्स्ट कंडक्टर की इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। वो क्यों हुई इंक्रीज, ड्यू टू डिक्रीजिंग इन पोटेंशियल, बट चार्ज इज कांस्टेंट। ठीक, तो ये जो आपका पेयर है चार्ज कंडक्टर का, एक चार्ज और दूसरा अनचार्ज और ग्राउंडेड, तो ये जो आपका पेयर है इसको बोलते हैं आपका कंडेंसर। तो इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका चलेगा वो है कंडेंसर। और कंडक्शन क्या काम आएंगे, चार्ज को स्टोर करने के लिए, क्योंकि हमने देखा कि अकेला कंडक्टर चार्ज को बहुत ज़्यादा रिसीव नहीं करता। यदि उसे चार्ज देते हैं तो तुरंत ही वो चार्ज की डिस्चार्जिंग करने लग जाता है। ठीक, इसलिए हमने एक डिवाइस बनाई है, वो क्या आपका कंडेंसर या आपका कैपेसिटर। उसकी चार्ज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। आपके फैंस में भी कैपेसिटर लगे होते हैं, काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में कंडेंसर लगे होते हैं या कैपेसिटर लगे होते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटर। देखो जो अब आप कैपेसिटर, तो कैपेसिटर को हम डिफाइन कर रहे हैं। क्या है कैपेसिटर, दो कंडक्टिंग प्लेट हैं और उन पर सेम मैग्नीट्यूड और अपोजिट नेचर का चार्ज है और एक दूसरे के क्लोज क्या है रखी हुई है। तो जो आपका प्लेट का जो कॉम्बिनेशन है, ये पेयर है, इसको क्या बोलते हैं कैपेसिटर। तो क्या है कैपेसिटर, अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स आर अरेंज्ड नियर बाई सच दैट चार्ज ऑफ इक्वल अमाउंट एंड अपोजिट नेचर will be present on them called capacitor। अभी हमने इस कैपेसिटर का प्रिंसिपल पढ़ा है कि कैपेसिटर कैसे बनाया गया था। ठीक, हमने देखा था कि हमारी एक कंडक्टिंग प्लेट थी, इस पर चार्ज था, दूसरी ग्राउंडेड प्लेट और अनचार्ज प्लेट लाए, तो इस पर आपका नेगेटिव चार्ज आ गया था, प्लस ग्राउंड चला गया था। तो ये क्या था आपका प्रिंसिपल, और इस पर पोटेंशियल कितना आ गया था, पोटेंशियल आ गया था, इसके पोटेंशियल ये प्लस और माइनस दोनों का डिफरेंस, तो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस V हो और चार्ज क्या हो Q। तो इसका जो कैपेसिटी वो क्या थी Q अपॉन V।
व्हाट इज क्यू? क्यू इज द चार्ज ऑन प्लेट, वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट। तो ये आपकी कैपेसिटर की कैपेसिटी में आई थी। तो क्या है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर? द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टिंग प्लेट। ये आपकी कंडक्टिंग प्लेट थी, इसकी क्या वो प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टिंग प्लेट बाय डिक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल। क्या किया था हमने? इसके पोटेंशियल को डिक्रीज किया था। कैसे? बाय प्लेस्ड ए ग्राउंडेड प्लेट नियर इट नॉन एज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो दोबारा फिर से समझ लो कि द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टिंग प्लेट बाय डिक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल बाय प्लेस्ड ए ग्राउंडेड प्लेट नियर इट नॉन एज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। और इसकी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा? द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडेंसर C is equal to चार्ज ऑन प्लेट अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट। तो किसका फॉर्मूला है? देखने में फॉर्मूला वो कंडक्टर जैसा है, लेकिन यहाँ V पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट। और क्यों? चार्ज ऑन प्लेट। आप केवल चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना है, प्लस माइनस साइन ले लेना है। तो C is equal to Q upon V। ये फॉर्मूला किसका है? कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। और ये जो कैपेसिटर है इसका सिंबल क्या होता है? हम दो पैरेलल लाइन खींचेंगे, दोनों लाइन बराबर लेंथ की होनी चाहिए। आपकी बैटरी के सिंबल में एक बड़ी और एक छोटी होती है, दोनों बराबर होंगे। और तो ये आपका कैपेसिटर का सिंबल है। तो ये आपका सर्किट में सिंबल ये होगा कैपेसिटर का, ये उसका फॉर्मूला होगा, ये प्रिंसिपल है और ये उसकी डेफिनेशन है। ठीक। और अब हमारा जो कैपेसिटर है वो तीन टाइप के होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। तो हमारे कोर्स में सिलेंड्रिकल तो है नहीं, और हमारा कौन सा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड स्फेरिकल कैपेसिटर। तो कैपेसिटरों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इट्स फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे और जो बड़े क्वेश्चंस भी आएंगे फॉर्मूले ड्राइव भी करेंगे और उस पर मीडियम का इफेक्ट भी देखेंगे। थैंक यू बच्चों।